नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बीच लालू का मुस्लिम आरक्षण कार्ड का। देश भर में आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले गए। बिहार में भी तीसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बयान दे दिया, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ है। लालू प्रसाद ने वोटिंग के बीच पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की बात कहकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वोट हमारे तरफ जा रहे हैं। बीजेपी वाले डर गए हैं कि लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जनता समझ गई है बीजेपी को। मुसलमानों को पूरा आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, जिसके बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। राजनीतिक बयानबाजी तेज है। लालू यादव ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार में जो नेता चारा खाने के लिए जाने जाते हैं, जमानत पर जेल से बाहर हैं, उन्होंने तो कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी तेज होते देख लालू यादव ने अपने बयान पर सफाई देते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, ना कि धार्मिक। सवाल है कि चुनाव के बीच आपको बताएं, मुसलमानों को आरक्षण का लालच दिखाकर क्या हासिल करना चाहता है विपक्ष। इसी के साथ अगला सवाल यह भी है कि असल में तुष्टीकरण का आरोप लगेगा तो किस पार्टी पर लगेगा और किस पार्टी पर लगना चाहिए। और सवाल यह भी कि धर्म के आधार पर बयानबाजी कर कर विपक्ष अपना असली चेहरा दिखा रही है क्या। चर्चा इसी पर करेंगे और मुद्दे और ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं जवाब तो चाहिए पर। लेकिन सबसे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग संपन्न हुआ। इस दौरान मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बयान ने इस बहस को मानो हवा दे दी। एक और आज बूथ पर वोटर वोट के लाइन में लगकर वोट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव मुस्लिम आरक्षण की वकालत करते हुए कहा, वोट हमारे तरफ जा रहा है। बीजेपी वाले डर गए हैं, लोगों को सिर्फ भड़का रहे हैं। बीजेपी वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता समझ गई है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। मुस्लिम आरक्षण की वकालत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लालू यादव ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात कहकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। लालू यादव के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर पलटवार किया। मध्य प्रदेश के धार में एक सभा के दौरान कहा कि बिहार में जो नेता चारा खाने के लिए जाने जाते हैं, जमानत पर जेल से बाहर है, उन्होंने तो कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़कर कह दिया है कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो वहीं लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी लालू यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि पीएम मोदी मुद्दे की बात नहीं करते, ये भी तो मुद्दे की बात नहीं करते हैं।
आपको बताते चले कि बिहार में आज 5 सीटों के लिए वोटिंग हुई है और इस बीच लालू यादव ने ये बयान देकर राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी। हालांकि बढ़ते विवादों के बीच लालू यादव ने सफाई दी और कहा आरक्षण का आधार सामाजिक होता है, धर्म नहीं। चलिए देखिए, बयान तो दे दिया और ये चुनावी मुद्दा भी बन चुका है कि भाई मुसलमानों को आरक्षण की बात अगर कह दी गई है लालू यादव की तरफ से तो इसको विपक्ष का बयान ही समझा जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ ही पलों पे आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम गेस्ट में जितने भी हमारे पैनल पे आ रहे हैं वो लोग आ जाएंगे। उनसे ये काफी प्रश्न हमें पूछने हैं कि भाई चुनाव के दौरान ऐसी बयानबाजियों का मतलब क्या समझा जाए और क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाए। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहाशीष पांडे जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए, आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ सुमित शशांक जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। और साथ ही साथ परिमल कुमार जी हैं प्रवक्ता जेडीयू के, आपका धन्यवाद, आपने यहां पर समय निकाला। आरजेडी से हमारे साथ सैफ अली जी हैं, आपका धन्यवाद, आप आए। प्रोफेसर अजय कुमार झा हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, आप सभी का स्वागत है शो में। शुरुआत करते हैं इस मुद्दे की और पूरे जो प्रश्न का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भाई आरक्षण की बात और उसमें आरक्षण पर भी जो लालू यादव की तरफ से बयान दे दिया गया, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा, इस तरीके के स्टेटमेंट को देने की आवश्यकता थी तो क्या थी और इसके मायने निकाले जाएं, क्या निकाले जाएं। जब तक सैफ अली जी अगर आपका फ्रेम सेट हो गया, आप रेडी हो गए, आपसे सवाल मैं करना चाहता था कि शुरुआत आपसे हो, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अजय कुमार झा जी आपसे शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्या समझा जाए? ये मुसलमानों को मतलब लुभाने के लिए ये प्रयास है कि भाई अभी चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रहे हैं, ऐसा बयान दे दिया कि भाई हमारी तरफ वोट आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आरक्षण, यही समझा जाए, क्या समझा जाए? बिल्कुल माना तो यही जाएगा, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है, आज वोटिंग हुए हैं और आज ही जब इस तरह के बयान आ रहे हैं तो इसका तो अर्थ सीधा है कि हम मुसलमानों की ओर से एक अपनी बात रखना चाहते हैं कि उन्हें सारे आरक्षण दिए जाएं। लेकिन सवाल ये है कि ये कितना मौजूद है और कितना रेलिवेंट है, इस बात को समझना आवश्यक है। आफ्टर ऑल भारत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमुलगेट हुआ तो उस वक्त मुसलमानों के लिए तो यह व्यवस्था नहीं की गई थी और जितने बड़े बड़े कानूनविद थे, जितने बड़े बड़े संविधान के ज्ञाता थे और जिन लोगों ने संविधान बनाया, ऐसी भी बात नहीं है कि इंटरप्रिटेशन की बात नहीं, जिन लोगों ने बनाया उन लोग, और उसमें दुनिया भर से पढ़े लिखे लोग, कानूनविद लोग हमारे संविधान निर्माण में लगे हुए थे। अंबेडकर सहित बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, अब नाम तो सबको पता है, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूं कि उसके बाद भी यह क्यों नहीं माना गया कि मुसलमानों को या किसी दूसरे धर्म के लोगों को ये आरक्षण दिया जाए। क्योंकि देखिए दो इशूज थे, एक तो मुसलमानों का पूरा देश ही बटा था, जो ग्रुप था पाकिस्तान केंद्र ही था धर्म, और धर्म के आधार पर हमारा देश बटा। तो फिर जो मुसलमानों के लिए एक देश दे ही दिया गया, तो दूसरी जगह फिर भारत में भी उनके लिए उस तरह के प्रिविलेज देने की बात नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे भी यह देखा गया था कि भारत के हिंदू समाज में हेलो, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ, वो हिंदू समाज में जो अनटचेबिलिटी वाली बात थी वो व्याप्त था, वो बड़े पैमाने पर वो देखा जा रहा था। लेकिन जब हमारे यहाँ मुगल आए और उसके पहले भी जो मुस्लिम राजा लोग आते गए, तो जो कन्वर्शंस हुए, और उसका मुख्य आधार तो यह तो था ही कि राजतंत्र चाहता था, राजा चाहता था कि कन्वर्शन हो, लेकिन साथ ही साथ यह भी था कि यहाँ अनटचेबिलिटी है, इसलिए जो ज्यादा लोग उन्मुख हुए दूसरे धर्म में जाने के लिए, क्योंकि वहां जाने के बाद वो अनटचेबिलिटी वाली बात खत्म हो जानी थी। तो लेकिन जब यह सब आधार बना तो आज फिर इन सब चीजों को क्यों हवा दिया जाना चाहिए? और दुख की बात यह है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है जो पूरा का पूरा अपोजिशन खेमा अपनाए हुए है, कांग्रेस से लेकर के अभी आप देख ही रहे हैं जो बयान आ रहे हैं, तो दूसरी पार्टियां भी अपना रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये इतना आसान नहीं है ये लागू किया जाना, ये निश्चित तौर पर ये फिर सुप्रीम कोर्ट में भी तक जाएगा और ये होना बड़ा मुश्किल है। इसको चैलेंजेस तो मिलेंगे, लेकिन अगर ये बयान दिया जा रहा है, कोई छोटे नेता नहीं है, लालू यादव है, उनकी तरफ से बयान आ गया है ऐसा, और मुसलमानों के वोट को साधने का प्रयास ना बोलूं तो क्या बोलूं, फिर तुष्टीकरण किया, राजनीतिक आरोप लगाया जाएगा भाजपा पर, तो फिर वो
वो कितना सही, वो कितना गलत। सैफ अली जी, जो बयान दिया गया लालू यादव की तरफ से, उसके ऊपर अगर आप अपना कमेंट कुछ देना चाहें और उसको बताना चाहें कि भाई रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को, आखिर इस बयान को देने का कारण क्या था? क्या रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछ लिया, इसी पर उनका एक जवाब महज इसको समझा जाए, या फिर ये समझा जाए कि नहीं, मुसलमान प्रेम हमारा तो हम आपसे जाहिर करेंगे ही, लेकिन आरोप भाजपा पर लगाएंगे हिंदू मुसलमान करने का? क्या समझा जाए? जब वहाँ पे हम लोग थे तो लालू प्रसाद जी थे, जो जो जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा, उनका क्वेश्चन पूछने का ढंग कुछ ऐसा था कि जिन मुसलमानों को अति पिछड़े वर्गों में शामिल करके उनको आरक्षण दिया जाता है, पिछड़ा वर्गों में जो आरक्षण करके उनको मुसलमानों को शामिल कर दिया है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो मुसलमान इसका फायदा उठा रहे हैं, अगली सरकार आएगी तो क्या इनको इन आरक्षण से मुसलमानों को बाहर कर देगी? मुसलमानों की जातियां हैं। जैसा कि जब देश आजाद हुआ था तो जो दलित थे मुस्लिम वर्गों में, जो क्रिश्चियन थे, उनको दलितों को आरक्षण से के दायरे से बाहर रखा गया था। ये चिंता थी लोगों की। इस पर लालू प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, और उसको कहीं ना कहीं लोग इसको दूसरे ढंग से कि मुसलमानों को भी मुल्क में जाति धर्म के आधार पे आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता। हाँ, उनकी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति तीनों को देख के ही देश में के किसी कोने में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन मुसलमानों को कहीं ना कहीं अति पिछड़े के रूप में, पिछड़े के रूप में और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रूप में आरक्षण मिल रहा है, उसको खत्म करने की चिंता पे लालू प्रसाद यादव जी ने अपना बयान दिया था। नहीं, लेकिन ये इसकी आवश्यकता क्या थी? अगर आर्थिक आधार पर एक कमीशन वहां पर है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको इन चीज़ों का फैसला लेने का हक है, वो एग्जामिन करते हैं, वो समझते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसकी तरफ से जब पश्चिम बंगाल की बात की जाती है तो वहां पे भी इरेगुलरिटीज जो हैं वो देखी गई थी कि भाई आप कैसे ब्लैंकेट, आप जैसे आप बैंगलोर की भी बात करें, आप कर्नाटक की बात करें, वहां पर भी ब्लैंकेट जो रिजर्वेशन देने की बात जो कही गई थी, उसको भी कितने हद तक बर्दाश्त किया जाएगा? वो भी सही है क्या? केवल मुसलमान कहकर उसको कह देना कि भाई ये पिछड़े हैं, ये भी क्या इसको आधार माना जाए? फिर तो ये देखिए, जो बात की गई थी, हमारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अजय कुमार झा, वो कह रहे हैं कि भाई धर्म पे जो बताए जाते हैं, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीजें जिसका आरोप लगाया जाता, उसके आधार पर अगर लोगों ने धर्म को छोड़ा, फिर अगर धर्म ही बदल लिया फिर भी आरक्षण चाहिए? क्या ये एक क्राइटेरिया सही लगता है आपको? ये जब 1947 से पहले की बात है कि इतनी अनटचेबिलिटी थी, जो लोग कहीं ना कहीं अपने धर्म को त्याग कर क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते थे, इस्लाम धर्म। इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद बौद्धिज्म अडॉप्ट किया। उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद कि उनको ब्राह्मणों के आगे उनको जिस तरह नतमस्तक होना पड़ता था, कहीं ना कहीं उनको हट को टच हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे भी आबा व अजदाद ने शायद चेंज किया हो धर्म को। नहीं, ठीक है, तो वही तो मुख्य तौर पर बात वही तो कह रहे हैं कि भाई अब जब धर्म ही त्याग दिया तो अगर उसमें जो अगर कुरीतियों का आरोप जो लगाया जाता है कि भाई ये कुरीति, वो कुरीति है, हालांकि उसको भी हम, उसमें भी एग्जैक्टली कोई सच्चाई है कि नहीं है वो भी हम नहीं जानते, क्योंकि कोई ऐसा कोई रिसर्च हो नहीं रखा कि जो ये बात को माने कि इस तरीके का कुछ प्रावधान था और ऐसी कुछ अन्याय हुआ है हिंदू धर्म के अंदर। लेकिन बाकी धर्मों के अंदर अगर आपने धर्म ही छोड़ दिया, मजहब ही आपने बदल लिया, फिर भी आपको रिजर्वेशन चाहिए, फिर उसमें भी आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय यहां पर बन जाता है। तमाम बाकी पैनलिस्ट जो हैं, मैं उन पर भी जाना चाहता हूं कि, और ये सवाल जो है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और साथ ही साथ सुमित शशांक जी, अगर आपसे मैं पूछूं, पीएम मोदी का जो जवाब आया है, पूरा रिस्पांस जो आया है, लालू यादव को ये जवाब दिया जा रहा है, लेकिन वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात, सभी को देने की बात जो की जा रही है, ये विपक्ष की जो इच्छा है, जो उनकी सोच है, उसको उजागर करते हुए पीएम मोदी हमलावर इस वक्त हैं। क्या कहेंगे इस टिप्पणी पर? क्या लगता है वाकई अगर विपक्ष जीत जाएगा तो उनके मंशा दिमाग में ये चीज है कि एक ब्लैंकेट रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की सोच इनके मन में कहीं ना कहीं है? सुमित शशांक जी। चलिए, ऑडियो का यहां पर इशू आ रहा है। सुमित शशांक जी हमारे साथ यहां पर थे, लेकिन उनको ये बात पूरी समझ में नहीं आ पा रही होगी। ऑडियो का इशू जब तक आएगा, ठीक होता है, उसको हम करते हैं। लेकिन परिमल कुमार जी, सुमित जी, आपकी ऑडियो जो है अनम्यूट कर लीजिए, आपकी बात को फिर हम सुन पाएंगे। आपकी ऑडियो अनम्यूट यहां पे करेंगे, तभी आपकी आवाज आ पाएगी।
चलिए, जब तक यहाँ पर सुमित शशांक जी का ऑडियो ठीक होता है, परिमल कुमार जी, आपसे ही मेरा ये प्रश्न है कि बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है? तुष्टीकरण का आरोप अगर लगाया जाएगा भाजपा पर, आप कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो फिर इसको आप किस चश्मे से देखेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा ऑफिशियल? देखिए, इतिहास गवाह है कि किस तरह लालू प्रसाद यादव ने भारतीय और कॉम्युनल जोड़ खोलकर शासन सुनिश्चित किया, आतंकवाद किया, ये जंगल राज गुंडा राज था। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव ने जब ये प्रश्न उठाया और बार बार ये कहते कि संविधान से टकरा है, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इनको संविधान से अच्छी समझ ही नहीं है। मैं बता दूं कि जहां तक रिजर्वेशन प्रोविजन का प्रश्न है, तो आर्टिकल 6 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, और उसके फर्स्ट सेक्शन में है कि द स्टेट विल बी टू स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ओके जी। और फिर आप देखिए आर्टिकल 16 के 4 सेक्शन में रिजर्वेशन के तहत प्रावधान है। देखिए 15 में, आर्टिकल 15 के तहत इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के प्रावधान होते हैं। आर्टिकल 16 में जो सरकारी सेवाएं हैं उसके लिए रिजर्वेशन के प्रावधान है, और 16(4) में अदर बैकवर्ड क्लासेस की चर्चा की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्पष्ट किया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस आल्सो रेफर्स दैट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन। ओके, तो देखिए जो रिजर्वेशन भारत में लागू हुआ, जो भी कमीशन हुआ, फिर अभी आप देखें बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने, है ना, जो जाति आधारित गणना करवाई और उसके तहत 18% बीसी को, बैकवर्ड क्लासेस को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 25%, राइट, एससी को 20%, एसटी को 2% और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को बेसिकली जो 10% रिजर्वेशन के प्रावधान किए गए, उन सभी कैटेगरी में अल्पसंख्यक भाइयों को, उन सभी युवाओं को भी आरक्षण प्रदान। आप देखें कि जो 10% में यदि मान लीजिए कि अपर क्लास के लोगों के लिए, युवाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो उसमें जो माइनॉरिटी क्लास के जो अपर क्लास है उसके भी छात्र शामिल है। तो ऑलरेडी, लेकिन आपको एक बात बता दें कि द कॉन्स्टिट्यूशन नेवर परमिट टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट, वो भारतीय संविधान के मूल ढांचा के विपरीत होगा। तो इनको तो ये समझ नहीं है, ये तो सिर्फ मुस्लिम जो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा, कि इन्होंने चुनाव के क्रम में इस तरह के रिजर्वेशन के इशू को उठाया। अभी जो अद्यतन जो आंकड़े हैं बिहार में, जो जाति आधारित गणना कराए गए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार द्वारा, राइट, उद्देश्य था टू इंश्योर ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम इन बिहार। ओके, तो उसमें जो माइनॉरिटी की संख्या है, मुस्लिमों की संख्या है, वो 2.31 करोड़ है। इनको 26 सीट प्राप्त हुए, 2-3 सीट तो इन्होंने बेच दिया वीआईपी से, राइट। जो इनके कोटे में आए थे उसमें इन्होंने कहा माइनॉरिटी का ध्यान रखा। 2.31 करोड़ माइनॉरिटी के बदले इन्होंने मात्र 2 माइनॉरिटी कैंडिडेट को लोकसभा में उतारा है, जबकि लालू प्रसाद यादव की जो व्यक्तिगत परिवार की संख्या 11, उसमें अपने 2 पुत्रियों को इन्होंने तो माइनॉरिटी के सीटों की हकमारी कर दी। तो ये लोग जातीय जो जहर है या सांप्रदायिक जहर खोलकर पुनः राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनको ना संविधान के संविधान और बोलते हैं कि संविधान से खतरा किसको है? परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को। परिवारवाद ही चूंकि डेमोक्रेटिक जो सेटअप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसमें डेमोक्रेसी की बात की गई, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बट आइडियली ओनली वर्क फॉर द फैमिली मेंबर ऑफ लालू प्रसाद यादव। तो ये तो हकमानी करने वाली पार्टी है। अभी की स्थिति में ये समाज में जहर घोलने का काम करती है। आप देखिए, जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सत्ता में आए 2005 में, तो मैं बता दूं कि 2004 और से 5 के वित्तीय वर्ष में माइनॉरिटी कल्याण के लिए 3.53 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए थे, जबकि आज आप देखें 2024-25 के बजट में 700 करोड़ हम लोगों ने आवंटित किया। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की और संकट कल्याण के प्रति ये पेट्रोल डेडिकेशन प्रत्येक लेवल पर, ये जो मदरसा बोर्ड है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए योजना चलाई जा रही है। आप देखिए कि जो मदरसा से जो बच्चियां पढ़ रही है, बच्चियां पढ़ रही है, मैट्रिक होने पर उनको 10,000 की राशि और इंटर होने पर 15,000 की राशि सरकार उपलब्ध करा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत 10 लाख उद्यमी के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, युवाओं के लिए
जो उद्यमी योजना सरकार ने चलाया, 10 लाख सहायता राशि कराई जा रहा है, जिसमें 5 लाख जो रुपीज है वो सब्सिडी के रूप में और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। फिर आप देखिए नीतीश कुमार जब शासन में आए तो उन्होंने सबसे पहले जो कब्रगाह है ना, तो उनका घेराबंदी करवाया। आरजेडी जब सत्ता में थी तो उन्होंने उनके भावनाओं को तो काटोदोन किया, लेकिन इन तथ्यों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर आप देखिए 2007-8 से हमारे आदरणीय बिल्कुल ये तमाम बातें शादीशुदा और प्रत्यक्ष मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको 25,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। फिर राज्य कमेटी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड इत्यादि के गठन किए गए। तो हमारे नेता ने माइनॉरिटी के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके न्याय के लिए ऑलराउंड पेट्रोलिंग आप कह सकते हैं कि फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया है। लेकिन दूसरी ओर आरजेडी मात्र राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए आरजेडी और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन पे क्या अंतर है। आरजेडी रिजर्वेशन का प्रयोग राजनीतिक रोटी सेकने के टूल के रूप में काम करती है, जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार रिजर्वेशन को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए तो ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में इनको संविधान की समझ नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुझे याद नहीं है बिल्कुल परिमल जी, ये आप कह रहे हैं कि भाई ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई केवल ये भी एक खाली 5.31 करोड़ जो जनसंख्या है बिहार में, उसमें मात्र 2 कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा और 11 सदस्यीय लालू प्रसाद फैमिली परिवार की फैमिली के 2 पुत्रियां चुनावी मैदान में किसकी हमारी हो रही है, बताइए। ठीक है बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ हैं, स्नेहाशीष पांडे जी। नहीं बिल्कुल ठीक है परिमल जी, हाँ आपकी बात समझ गए, जो आपकी मेजोरिटी बात आपकी, हाँ समराइज आपकी बात को किया, हाँ ठीक है। तो केवल क्या आप कह रहे हैं कि चुनावी वादे ही हैं और इसको आप धरातल पर बिल्कुल सॉलिड नहीं मानते हैं। स्नेहाशीष पांडे जी पहले आप पर आऊंगा, फिर सुमित शशांक जी आप पर आऊंगा। लेकिन जो बातें ये कही जा रही है जेडीयू की तरफ से स्नेहाशीष जी, और जो पीएम मोदी की तरफ से भी जो आरोप लगाए गए थे, और इसको फिर आप तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर आपको रिजर्वेशन की बात करनी थी तो उसमें मुसलमान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा, सैफ अली जी से भी ये मैंने प्रश्न पूछा, क्या किसी ने सवाल ऐसा पूछ लिया तब इस तरीके का बयान आता है, या फिर ये एक मंशा है मुसलमानों के वोट के हित मतलब उस बात करने के लिए कि भाई कि मुसलमान इंस्पायर हों, कि वो समझें कि भाई अगर हम वोट करेंगे तो हमें रिजर्वेशन मिलेगा? क्या ये सोच है पूरे विपक्ष की? देखिए शिवम जी, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरीके से बरगलाया था लोगों को रैलियों में, और बिना हमारे मैनिफेस्टो को आधार बनाया था, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को उन्होंने आधार बनाया था, जबकि ये निराधार बात थी, और उन्होंने अपने से मनगढ़ंत ये अल्पसंख्यक शब्द को उन्होंने मुसलमान पे ला दिया था, जो कि अल्पसंख्यक के प्रति पता नहीं उनके समझ क्या है, वो उनको मुबारक। लेकिन आज चूंकि लालू यादव जी ने जब बातें कही हैं तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात थी कि लालू जी ने उसके बाद एक बयान उनका और भी आया जिस पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बयान ये भी आया कि उन्होंने इस बात को जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था, सामने वाले सवाल को भी नहीं दोहराया गया, और मुसलमानों पे जब बात आ रही थी तो मुसलमानों के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए बात आ रही थी, और हिस्सेदारी की बात आ रही थी सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए। तो निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है कि किस तरीके से आधी बातों को रखा जा रहा है और किस तरीके से उसे मुद्दा बना दिया जा रहा है। ये हमने कभी भी जाति की राजनीति हमने नहीं की है, संप्रदाय की राजनीति हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो भी उसके सहयोगी दल है वो पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, और हम लोग धर्मनिरपेक्षता पे ही, हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और इस देश में व्याप्त कुव्यवस्था और लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोई भी सांप्रदायिक रंग नहीं देना है, ध्रुवीकरण हम लोग नहीं किए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान, मुसलमान और इस तरीके के कतिपय शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया, इतने अतिशयोक्तियों का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया कि सुनने में भी समझ में नहीं आता था कि हम लोगों ने चूंकि मैनिफेस्टो पढ़ा है, हम लोगों का ही मैनिफेस्टो हम ही लोगों के मुंह में शब्द डाल दिया जा रहा था, तो हम लोग सोचते थे कि आखिर ऐसा कुपड़ प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है जो पढ़ कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं। सुमित शशांक भाई भी यहाँ पे हैं, पढ़े लिखे जमात से हैं, ये भी बताना चाहेंगे। निश्चित तौर पर अगर मैं हूं
कि हमारे मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द कहां इस्तेमाल हुआ है, केवल ये स्नेहाशीष बता दिया जाए ठीक, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। मान जाऊंगा। बिल्कुल यही देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ तो सोच के मैनिफेस्टो बनाया होगा, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए हमने कि सभी वर्गों के लिए सोचा। नहीं, सभी वर्गों के लिए सोचा होता तो आपने एक तरीके से अल्पसंख्यक देखिए प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कानून लाने बिल्कुल की बात आपने हमने कही है। बिल्कुल और वो निश्चित इंटर्नशिप तौर से पे लेकर देश 1 लाख में- रुपए देने तक के लिए ये बिल्कुल रोजगार बढ़ाने के लिए ये सभी चीजें आपके मैनिफेस्टो पे थी। और हमने जितनी बार भी ये डिबेट करी है, जब भी चर्चा की, आपके मैनिफेस्टो की बात भी करी। नहीं सैफ अली जी आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन पर्सनल लॉ का जिक्र तो किया गया आपके मैनिफेस्टो में। हाँ, जो बातें जहां जो आ रही है उस पे समीक्षा की बात कही गई है, सीधे ये नहीं कह दिया गया कि हटा दिया जाएगा। बहुत लोग नाखुश होते हैं बहुत सारे कानूनों से। नहीं पर्सनल लॉ किसका, पर्सनल लॉ किसका, पर्सनल लॉ किसका, ये बताने की भी बात है क्या? तो वही तो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुसलमान नहीं लिखा, फिर कह रहे हैं क्या लिखा है। नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट भी है। हाँ। और मुसलमानों का भी पर्सनल एक्ट है, ठीक है। आप वही कह रहे हैं कि मुसलमान शब्द वो ढूंढ के दिखा दें। हम लोग अभी सुमित भाई के पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ नहीं ठीक है, वो जो बिल्कुल जो लिखा देखिए वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमान नहीं लिखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल उनका मौका दूंगा, वो अगले वही है बोलने वाले, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। बहुत इंतजार करा एक छोटा, नहीं बिल्कुल कोई नहीं, सभी को आपको मौका दिया है ना, मौका दे रहे हैं तो कुछ तो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। चलिए वापस आते हैं चर्चा पर, जहां पर लालू यादव के बयान के बाद अब थोड़ा सा एक भूचाल आ गया सियासी जगत में, जहां पर कहा जा रहा है कि क्या विपक्ष मुसलमानों के वोटों को साधने के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। तमाम बातें सभी पैनलिस्ट की तरफ से की गई, सभी का हमने यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू रखा। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से भी उनके जो पॉइंट्स थे वो रखे गए, लेकिन अंततः सुमित शशांक अब आप पर आते हैं। आपने सभी को सुना, सभी की बातों को यहां पर समझा, और ये कहा जा रहा है स्नेहाशीष पांडे जी की तरफ से कि भाई आपको समय थोड़ा देर से मिला, उस बात की माफी क्यों होनी चाहिए। तो सत्य है कि सभी को मैं बराबर का मौका दूं, तो अब ये भी एक अच्छे मैसेज के तौर पर देखा जाए ना, कोई ये ना कहे कि कहीं भाजपा को ही ज्यादा टाइम दिया गया है। आते हैं इस पूरे चर्चा पर। स्नेहाशीष पांडे कह रहे हैं कि हमने कहीं मुसलमान नहीं लिखा मैनिफेस्टो में। मैंने उनसे पर्सनल लॉ का सवाल पूछा, वो कह रहे ठीक है अभी कोई बताने की चीज है क्या, लेकिन मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटी, राइट टू फूड, ड्रेस, सारी चीजें लिखी गई हैं, अब उसको डिकोड ही करना है। आपकी क्या राय है, पूरी टिप्पणी। आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट पर कि भाई आरक्षण को लेकर और मुसलमानों को लेकर जो इस वक्त चल रहा है पूरे विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या बात कहेंगे। देखिए मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है ना, ये इंडी अलायंस में एक से बढ़कर एक परिवारवाद की जमात और एक से बढ़कर एक इस्लामिक तुष्टीकरण का नया नया सा गुफा छोड़ने वाले लोग हैं। आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताऊंगा कि दक्षिण भारत में इन लोगों ने क्या किया। ओबीसी का आरक्षण छीन के किसको दे दिया, मुसलमानों को दे दिया। इसके अलावा ये कहते हैं, एक तरफ देश में एक दल है जो कहती है कि हम एनआरसी लागू करेंगे और यूसीसी लागू करेंगे, यानी हम समानता के भाव में पूरे देश को देखना चाहते हैं। एक तरफ दूसरे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो विरासत टैक्स लगाएंगे और कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसकी 55% जो उसकी संपत्ति है उसको छीन करके वो किसको देना चाहते हैं, उसको छीन करके वो मुसलमानों के बीच में वितरित करना चाहते हैं। आज लालू जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मंडल कमीशन जब लागू हुआ था और सदन के पटल पर, चाहे वो मंडल कमीशन की बात जब हम करें, 3300 से भी ज्यादा ओबीसी की उपजातियों को जब आरक्षण प्रदान किया जा रहा था, तो उसको रोकने का काम 2 घंटे तक सदन के पटल पर किसने किया था? राजीव गांधी जी ने किया था, और राजीव गांधी जी ने विरोध किया था। तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी का विरोध करने वाली पार्टी है, और ये जगह जगह पे ओबीसी ढूंढने चलते हैं लोग।
इसके अलावा एक और प्रश्न मैं खड़े करना चाहता हूँ। गुजरात में गोधरा में आपने देखा होगा कि 60 से ज्यादा कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। उस समय रेल मंत्री कौन था? उस समय रेल मंत्री यही लालू जी थे, और लालू जी ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के माध्यम से जितने भी अपराधी थे, जिन लोगों ने भी जलाया था, उन सभी को कहीं ना कहीं बचाने का काम उन्होंने किया। उसके बाद माननीय कोर्ट ने इन चीजों को खारिज कर दिया, और खारिज करके उन्हें जेल भेजने का काम और फांसी की सजा देने का काम किया। लेकिन ये जो कार सेवक मारे गए थे, इसमें कौन थे? इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी थे, और उसमें भी ओबीसी में भी यादव समाज के लोग थे। तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या करने का काम जिसने किया, उसकी वकालत करने वाले कौन? ये लालू जी। एससी एसटी का आरक्षण छीन के, ओबीसी का आरक्षण छीन के ये मुसलमानों में वितरित करना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट रूप से हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि यह देश जो है वो सनातन मान्यताओं में बसा हुआ है, और सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है, अगर उसकी धार्मिक आस्था पर, उसके अगर धार्मिक पूजा पद्धति पे, उसके मंदिरों पे अगर कोई आंच आएगी, और वो शांतिपूर्वक अगर कार्य कर रहा है और उसके ऊपर कुछ आंच आएगी, तो उसका करारा जवाब ये आरोप आप स्नेहाशीष कहते हैं कि भाई ये आप जो इनका मैनिफेस्टो है वो गलत प्रस्तुत किया गया है, कि भाई संपत्ति ले ली जाएगी, बांट दी जाएगी। वो कहां लिखा है, ऐसा क्या है, किस आधार पर ये जो है वो कही जा रही है? हालांकि स्नेहाशीष जी, अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट है आपके मैनिफेस्टो में, अगर वो है या वो कुछ और समझा गया है कि कांग्रेस विल एस्टैब्लिश एन अथॉरिटी टू मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पुअर ऑफ गवर्नमेंट लैंड एंड सरप्लस लैंड अंडर द लैंड सीलिंग्स एक्ट। ये आपके मैनिफेस्टो को मैं पढ़ रहा हूं, ये एक पॉइंट मैं आपको यहां बता देता हूं। बाकी पर्सनल लॉ और जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी मैंने बोला, शशांक जी आप अपनी इस पर आप बताइए कि विपक्ष कह रहा है कि भाई आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, पीएम मोदी गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इनोवेटिव प्लान्स टू इनकरेज दैट माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेज। ये किसने कहा था? ये मनमोहन सिंह जी का बयान है, जो कि गूगल पे उपलब्ध है, ये प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जब ये माइनॉरिटी की बात करते हैं तो ये सही है, ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी अपने आप को नहीं मानते हैं। लेकिन जब देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं, उनकी धार्मिक आस्था की बात होती है, चाहे ओबीसी की बात हो, चाहे एससी एसटी की बात हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की बात हो, जब हम उनके धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन बीच में टांग अड़ाने के लिए चला आता है? ये कांग्रेस पार्टी, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जमात। तो इनको जवाब देना चाहिए ना कि दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, जिसमें स्टालिन जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, और उसके साथ गलबहियां करके कौन बैठा हुआ है? ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। एक बात और मैं बोलूंगा, केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है इसी इंडी अलायंस का पार्ट है। ये कहते हैं कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों के ऊपर टांग देंगे, हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, और उसी के साथ गलबहियां कौन करके बैठा हुआ है? ये कांग्रेस पार्टी बैठी है, ये लालू जी बैठे हैं, तेजस्वी जी बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार की जो 13 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, सनातन मान्यताओं में बसे हुए जो लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए ना कि हिंदुओं को मार करके उन्हीं के मंदिरों पर टांगने की बात करने वाले लोगों का वो विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ये विरोध तो करते नहीं है, क्योंकि इनका शिक्षा मंत्री कहता है कि रामचरितमानस जो है वो है, इसको मदरसा में लिखा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं ना देश की 100 करोड़ से भी ज्यादा यशस्वी जनता से, जो सनातन धर्म को मानते हैं, कि क्या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो रामायण ग्रंथ है वो मदरसा में लिखा गया था? तो ऐसे लोगों को तो जब जवाब देने के लिए देश की जो एससी एसटी ओबीसी जातियां जो है जब निकलेंगी और जवाब देंगी, दलित मां को गाली देने वाले लोगों को जब जवाब मिलेगा, तो ऐसे लोगों के मुंह पर राजनीतिक कालिक पोतने का जब बिहार की जनता करेगी, तो ये कहां भागते फिरेंगे? ये तो भागते फिरेंगे। और हाँ, एक अंतिम शब्द मैं बोलना चाहूंगा। स्नेहाशीष ने कहा था कि हमारी पढ़े लिखों की जमात से आते, मैं जमात से नहीं आता और ना ही झुंड से आता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरा, आदर्श, विचारों और संस्कारों पर आगे बढ़ता हूं, जो कि राम राज्य का संकल्प है। ठीक है, सभी को बराबर का मौका दिया, सभी को समय दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी ने अपने पॉइंट्स को रखा। सैफ अली जी आपको मौका दिया बराबर से, धन्यवाद आपका। अजय कुमार जी आपका धन्यवाद। सुमित शशांक आपका धन्यवाद, और कांग्रेस से भी हमारे साथ स्नेहाशीष पांडे जी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने अपने बातों को रखा, मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अपनी बात को वो रख चुके हैं। इसीलिए डिबेट को ऐसे रखा जाता है हमारी तरफ से, ताकि सभी की बातों को रखा जाए। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने की बात किस हद तक जरूरी है या जायज है, और ऐसा बोलना संविधान के हिसाब से भी सही नहीं हो सकता। इसी के साथ मुझे शिवम दत्त मेहता को
आज्ञा दीजिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।